Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आशा करते हैं सभी बढ़िया ही होंगे। तो आज की जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, रिमूवल ऑफ टू, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, खास करके उन सब बच्चों के लिए जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। बोर्ड में आपके अक्सर को हमेशा पूछा जाता है, ये 2 नंबर का आएगा रिमूवल टू। यहाँ आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस का टू जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, ये टू, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भी या बहुत ज़्यादा, तो इसको हटा करके उसकी जगह हम एक ऐसे वर्ड को जोड़ते हैं जो उसके अर्थ को परिवर्तित नहीं करता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, हम अगर आपको एक सेंटेंस दें, जैसे ही इज टू वीक टू वॉक। आपका सेंटेंस है ही इज टू वीक टू वॉक। इसका मतलब यह हुआ कि वह इतना ज्यादा कमजोर है, ही इज टू वीक, वह बहुत कमजोर है, टू वॉक, कि टहल नहीं सकता है। क्लियर? इसका अर्थ तो यही हुआ ना, इसका जो हिंदी अर्थ होगा कि वह इतना ज्यादा वीक है, कमजोर है कि वो टहल नहीं सकता है। तो हमको इसका टू हटा करके एक ऐसा वर्ड जोड़ना है, यूज करना है आपको सो और दैट को यूज करना है। क्लियर? यानी हमको इसको सेंटेंस को हटा करके सो और दैट यूज करना है। और ये कैसे यूज करेंगे, ये हम आपको इस वीडियो में आप सीखेंगे और हम बताने वाले हैं। तो बिल्कुल भी मिस ना करें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस या आपकी लिटरेचर की जो वीडियोस है वो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो देखो कैसे इसको हटाया जाता है। जैसे इसे ही इस टू को हटा के हम करते हैं सो, ही इज सो वीक, यानी वो बहुत वीक है, कमजोर है। उसके बाद हम एक कंजक्शन लगाते हैं दैट। फिर दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसको करते हैं ही, ये जो आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही जो भी रहेगा उसी के अनुसार ही करेंगे, वी करेंगे, वन करेंगे, जो भी जैसा रहेगा वो सेंटेंस के अनुसार हम दूसरे सेंटेंस में दैट कंजक्शन के बाद यहाँ एक सब्जेक्ट का यूज करते हैं दैट। उसके बाद वह, इसका मतलब ये हुआ कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है, यानी ही कांट वॉक या ही कैन नॉट वॉक। यानी आप चाहे कैन नॉट करो या कांट करो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। क्या हो जाएगा? ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अर्थ आपका परिवर्तन नहीं हुआ, बस क्या टू को हटा दिया गया है। क्लियर? क्या हो जाता है? ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ऐसे ही बहुत सारे इसके टाइप होते हैं, इन सभी टाइप को हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास को। तो सबसे पहले हम इसके टाइप 1 को देखते हैं कि टाइप 1 में क्या होता है। यदि आपका सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है, सब्जेक्ट हो, फिर हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है टू का प्रयोग हो, फिर उसके बाद कोई एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, फिर इन्फिनिटिव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। हमेशा इन्फिनिटिव टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। क्लियर? तो ऐसा होने पर जब हम इसको रिमूव करते हैं, जब रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं, करेंगे इस टू को हटाने के लिए टू की जगह हम क्या यूज करेंगे? सो। क्लियर? तथा इन्फिनिटिव टू को हटाकर दैट का यूज करेंगे। क्लियर? और दैट के बाद हमको अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त प्रोनाउन, जैसे वन, वी, आई, ही, शी, यू, जो भी आपके प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउन, उनमें किसी का भी यूज अर्थ को स्पष्ट कर रहा हो वो करना है हमको। क्लियर? और दूसरा जो इन्फिनिटिव टू के साथ जो यूज किया गया था वर्ब, उसको हमको टेंस के मुताबिक कैन नॉट या कुड नॉट, या आप कांट या कुडंट भी कर सकते हैं। प्रेजेंट में अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट, पास्ट में होगा तो कुड नॉट का यूज करेंगे। क्लियर? अब एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने स्क्रीन पर 2 सेंटेंस हैं। जैसे ये प्रेजेंट में है, इससे पता चल रहा है ही इज, आप देखो जो स्ट्रक्चर उसके अनुसार मैच कर रहा है कि नहीं। सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर टू है, वीक आपका जो कमजोर यानी एडजेक्टिव है, उसके बाद इन्फिनिटिव टू है, फिर वॉक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। ही इज टू वीक टू वॉक। हमको जब इसे हटाना होगा, टू को हटाना है और हमारा जो अर्थ है वो भी वही रहे, चेंज ना हो, इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो आपका देखो सब्जेक्ट है उसको हम वही रखेंगे, ही को ही रखेंगे, जो वर्ब है उसको भी वही रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ही इज, अब टू को हटाने के बाद क्या बोला गया है? सो यूज करने के लिए।
तो ही इज सो वीक हो जाएगा। आपकी जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है हमको वैसे ही लिखना है, ही इज सो वीक। उसके बाद इस रिमूव टू जो इन्फिनिटिव टू है इसको हटाएंगे और एक कंजक्शन हम दैट लगाएंगे, ही इज सो वीक दैट। क्लियर। अब हमको क्या करना है, इस बताना है कि वो चल नहीं सकता, अर्थात वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। तो हमको अगले सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या कह रहा है, दैट के बाद अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त प्रोनाउन यूज करना है। बात किसकी कर रहा है, वो किसी एक व्यक्ति की, ही की कह रहा है कि वह चल नहीं सकता। यहां भी हम क्या कर देंगे, वही ही हो जाएगा, ही। अब ये देखो आपका टेंस किस में है, पास्ट में, तो कैन नॉट यूज करेंगे, ही कैन नॉट या कांट वॉक। क्लियर। आपका टू भी हट गया और सेंटेंस का अर्थ भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब अगला सेंटेंस देखिए, द वेदर वॉज टू हॉट टू गो आउट, यानी मौसम इतना ज्यादा गर्म था कि कोई बाहर नहीं जा सकता है। बात किसकी, किसी एक व्यक्ति को तो नहीं कर रहा है ना, वो किसकी कर रहा है, यानी हम नहीं जा सकते या कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। तो क्या होगा, पास्ट में है, वाज लगा हुआ, इसका मतलब किसमें है, पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, द वेदर वॉज सो हॉट। क्लियर। क्या हो जाएगा, द वेदर वॉज सो हॉट। अब यहां पर दैट को, टू को हटाओगे और कंजक्शन क्या लगाओगे, दैट। अब यहां पर बात किसकी कर रहा है, किसी मतलब सभी के लिए कह रहा है ना, सही, हम सबके लिए कह रहा है कि बाहर कोई नहीं जा सकता। तो आप वन कर सकते हो, वन कैन नॉट गो आउट, कुड नॉट हो जाएगा क्योंकि पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, कुड नॉट गो आउट। आप यहां अगर कर देते हैं वी कुड नॉट गो आउट, तब भी सेंटेंस आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि वो बात किसी एक व्यक्ति की तो नहीं कर रहा है ना, वो हम मतलब हम सभी आ जाएंगे उसमें। वी कुड नॉट गो आउट यानी हम बाहर नहीं जा सकते हैं। क्लियर। ऐसे ही जितने भी आपके इस टाइप में सेंटेंस आते हैं, ही इज टू वीक टू वॉक, या द बैग इज टू हैवी टू लिफ्ट, यानी बैग बहुत ज्यादा भारी है, एक सेंटेंस देते हैं आपको इसी में, द बैग इज टू हैवी टू लिफ्ट, यानी बैग जो है वो इतना भारी है कि उसे उठाया नहीं जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, द बैग इज so heavy that we cannot can't lift। ऐसे ही जितने भी सेंटेंसेस इस टाइप से मिलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर टू एडजेक्टिव एडवर्ब यूज किया गया हो, उसके बाद इन्फिनिटिव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, तो उसको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। इसका अर्थ भी स्पष्ट वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। टाइप 2 में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, अभी आप वहां पर टाइप 1 में देखते थे कि टू इन्फिनिटिव टू का यूज होता था। टाइप 2 में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब टू, ये जो आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री है टू, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज होगा, उसके बाद आपको मिलेगा फॉर, उसके बाद मिलेगा आपको नाउन आएगा। क्लियर। अभी टाइप 2 में आप नाउन पढ़ रहे हैं, टाइप 3 में यहां पर कोई प्रोनाउन भी मिलने वाला है। तो कैसे चेंज करेंगे ये सब, टू को हटाएंगे और टू की जगह हम सो का यूज करते थे। फार जैसे वह इन्फिनिटिव टू को हटा करके दैट यूज करते थे, यहां भी हम फार को हटा करके दैट यूज करेंगे। दैट के बाद अर्थ स्पष्ट करने के लिए वही हमको प्रोनाउन यूज करना है, क्योंकि अगले के लिए सब्जेक्ट चुनना है। तो वो सेंटेंस के अनुसार ही क्या करेंगे, जो उपयुक्त है आपका वो करेंगे, यानी वन है, वी, आई, ही, शी, यू, जो भी पर्सनल प्रोनाउन है उसको यूज करेंगे। टेंस के मुताबिक हम कैन नॉट, कुड नॉट, बी प्लस बी और नाउन का यूज, वो जो नाउन होगा उसे यूज कर देंगे। इसके अलावा भी टेंस के अनुसार प्रेजेंट में होगा तो डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट, पास्ट में, फ्यूचर में विल नॉट या वुड नॉट का भी यूज कर सकते हैं। आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो आप जो एग्जांपल है आप देखें, जैसे ही सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर टू है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव है, फिर फार का यूज किया गया, उसके बाद स्पोर्ट पर्सन, यानी कोई खिलाड़ी की बात कर रहा है, खिलाड़ी बन नहीं सकते। ही इज टू डल, वह इतना सुस्त है, फॉर अ स्पोर्ट पर्सन, किसी खिलाड़ी के लिए।
यानी खिलाड़ी बनने के लिए वो क्या है, बहुत ज्यादा सुस्त है, तो वो नहीं बन सकता। इसका मतलब ही वॉज टू प्राउड फॉर एन आइडियल सिटीजन, मतलब वो इतना ज्यादा घमंडी है कि वो एक आइडियल का मतलब जो होता है एक सच्चा नागरिक कह सकते हो, वो नहीं बन सके, लिए नहीं बन सकता है, यही अर्थ हुआ। इसको जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है वही हम रखेंगे, जिस टेंस में है उसी टेंस में करेंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ही इज, टू को हटाएंगे, सो यूज करेंगे, उसके बाद जो एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी होगा हम वो ऐड करेंगे। क्लियर। ही इज शो डल, फॉर हटाओ, दैट का प्रयोग करो, दैट। अब यहां सब्जेक्ट क्या है, ही, किसी व्यक्ति की बात कर रहा है ही, तो यहां भी हम क्या रखेंगे, वही अर्थ के अनुसार ही कर देंगे। ही, उसके बाद वह नहीं बन सकता है, यानी ही कैन नॉट या कांट, उसके बाद हमको जोड़ना क्या है, बी। क्लियर, ध्यान रहे उसमें बी नहीं जोड़ते थे टाइप 1 में, लेकिन टाइप 2 में बी आपको जोड़ना है। कब, जब फॉर या नाउन, फॉर और नाउन का यूज हो। कैन नॉट बी अ स्पोर्ट पर्सन। क्लियर, क्या हो जाएगा, ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी अ स्पोर्ट पर्सन। यहां प्रेजेंट में था इसलिए कैन नॉट की है, अब ये वाज का यूज किया गया, इसका मतलब फ्यूचर में है। इसको जब करेंगे क्या हो जाएगा, ही वॉज टू प्राउड, टू हटेगा क्योंकि टू हमको हटाने के लिए कर रहे हैं, तो टू हटाएगा ही वॉज शो प्राउड। क्लियर, अब फॉर को हटाएंगे और दैट का यूज कर देंगे। ही वॉज सो प्राउड दैट ही कुड नॉट बी एन आइडियल सिटीजन। क्लियर, क्या हो जाएगा, ही वॉज सो प्राउड दैट ही कुड नॉट बी एन आइडियल सिटीजन। बस आपको ध्यान ये देना है, अगर सेंटेंस में टू के बाद फॉर यूज किया गया है और एक नाउन आया है तो क्या होगा, हमको वहां पर कैन नॉट बी या कुड नॉट बी, और टेंस के अनुसार ही हम डू नॉट, डज नॉट, ये सब भी यूज आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं यानी है। क्लियर, और भी एग्जाम्पल देते हैं आपको। अब अगले दो सेंटेंस देखिए, यू आर टू वीक फॉर अ वर्कर, यानी तुम इतने कमजोर हो कि वर्कर नहीं बन सकते, यानी वर्कर के लिए आप बहुत ही कमजोर हैं। यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट बी अ वर्कर। इसको जब हम चेंज करेंगे, यानी इसका मतलब ये तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम एक वर्कर या मजदूर नहीं बन सकते हो। क्लियर, आई वॉज टू स्लो फॉर अ रनर, मैं रनर के लिए क्या था, बहुत ही स्लो था, बहुत धीमा था। आई वॉज सो स्लो दैट आई कुड नॉट बी अ रनर। क्लियर, यानी आपको जैसे ही अगर फॉर के बाद कोई नाउन मिलता है तो आपको इसी प्रकार से सेंटेंस को चेंज करना होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप 3 की ओर। टाइप 3 में जैसा भी हमने बताया कि टाइप 2 में फॉर के बाद नाउन था तो उसको अलग तरीके से सॉल्व करते थे, उसको अलग तरीके से टू को हटाते थे। यहां पर क्या मिलने वाला है, प्रोनाउन, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में, ओसी का मतलब ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर, तो टू को हटाने के लिए टू तो हटेगा सब में और उसकी जगह तो सो ही लेगा, ये बात आप दिमाग में अपने रख लीजिए कि टू को हटाएंगे उसकी जगह पर शो लेगा। क्लियर, और यहाँ फॉर जो अलग अलग यूज होगा, फॉर को हटाएंगे तो हम कंजक्शन लगाएंगे दैट, फिर अगला जो आपका सेंटेंस होगा मी। क्लियर, यानी इसको हटाने के लिए जो भी जैसा सेंटेंस रहेगा, क्लियर, तो यहां उसी को हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, नहीं जो भी यहां ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे सेंटेंस में आप देखें तो द टी इज टू हॉट फॉर मी, यानी चाय इतना गर्म मेरे लिए बहुत ही गर्म है। इसका अर्थ ये होगा ना, टी इज टू हॉट फॉर मी, यानी मेरे लिए चाय बहुत गर्म है, इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता, यही तो अर्थ होगा ना। जो भाव निकलेगा, एक्सप्रेशन जो होगा, यही होगा कि चाय बहुत गर्म है, मैं पी नहीं सकता। क्लियर, तो ये जो मी आपका है, तो अगले सेंटेंस जब दैट कंजक्शन के बाद लगाते हैं तो इसी के अनुसार क्या करेंगे, उसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, और जो आप वो नहीं कर सकते वो अर्थ स्पष्ट करने के लिए लिख दिया जाता है। तो क्या होगा, द टी इज, ध्यान से देखिए सेंटेंस को, द टी इज सो हॉट। क्लियर, द टी इज सो हॉट, उसके बाद ये कंजक्शन, हम फार हटाने के लिए कंजक्शन बार बार कह रहे, कंजक्शन लगाएंगे, क्या हो जाएगा, द टी इज सो हॉट दैट आई, यानी इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा क्योंकि आप सब्जेक्ट रूप यूज करोगे, आई प्रेजेंट में है, कैन नॉट टेक इट,
ये जो इट यूज किया गया वो किसके लिए यूज किया गया, उस चाय के लिए यूज किया गया है। क्लियर, क्योंकि उसी को तो नहीं पी सकते ना आप। द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। क्लियर, आप यहाँ कांट या कैन नॉट दोनों कोई भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ टेंस के अनुसार कांट और कुडंट लिखा है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कैन नॉट या कुड नॉट कुछ भी कर सकते हो। द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। क्लियर, बात समझ में आई ना। ये आपको अर्थ के अनुसार ही ये टेक इट हम यहाँ टेक लाए हैं, क्योंकि आपका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। क्लियर, अगला सेंटेंस आप देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। जैसे इट इज टू हॉट फॉर देम। क्लियर, इट इज टू हॉट फॉर देम, यानी जो कोई वस्तु या मौसम ही बात अगर करें तो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा गर्म है, जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्म है। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, इट इज सो हॉट। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। अब यहां जो देम यूज किया गया है ना, क्लियर, बात समझ रहे ना, यहां क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में देम यूज किया गया, बात यानी उन सबकी की जा रही है। इसी को हम सब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, क्या हो जाएगा, दे। टेंस में किस में है, प्रेजेंट में है, तो क्या हो जाएगा, इट इज सो हॉट दैट दे कैन नॉट या कांट बियर इट। बियर का मतलब सहन करना। क्लियर, बस हो गया। यानी अर्थ स्पष्ट होना चाहिए बस, कि आप जो कह रहे हो टू को हटाने के बाद जो अगला आपका सेंटेंस बन रहा है उसका भी अर्थ वही होना चाहिए जो टू के रहते हुए हुआ था। क्लियर, तो यहां पर कोई अर्थ परिवर्तन नहीं हो रहा है। इट इज सो हॉट यानी बहुत ज्यादा गर्म है, दैट की दे कैन नॉट बियर इट यानी वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप टू वाला भी देखो, इट इज टू हॉट फॉर देम यानी उनके लिए बहुत ज्यादा क्या है, गर्म है। गर्म का मतलब बर्दाश्त नहीं करते, सहन नहीं कर सकते हैं। क्लियर, एक और सेंटेंस देखते हैं। आप सेंटेंस देखिए अगला, द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, यानी पानी मेरे लिए क्या है, बहुत ज्यादा ठंडा है। ठंडा यानी ये हो सकता है नहाने के लिए कह रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा है, नहीं नहा सकता। तो अर्थ स्पष्ट करने के लिए आप वहां पर जोड़ सकते हैं। देखिए जैसे द वाटर इज सो कोल्ड दैट। अब ये जो अस यूज किया गया ऑब्जेक्टिव केस में, इसी को हम क्या कर देंगे, सब्जेक्टिव केस में कर देंगे। द वाटर इज सो कोल्ड दैट वी कैन नॉट या वी कांट बाथ, या नहीं नहा सकते। क्लियर, या फिर इसकी जगह बात करते नहीं करते तो बियर इट। यानी अर्थ स्पष्ट करने के लिए तो अर्थ आपका क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, कि जो बात आप कही जा रही है टू के रहते हुए वही बात टू को हटाने के बाद भी रहनी चाहिए। तो यह एक्सप्रेशन क्या हो रहा था, द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, यानी पानी हमारे लिए बहुत ठंडा है। ठंडा का मतलब वो नहा नहीं सकता है, उससे सहन नहीं कर सकता। तो अगले में हमको वो एक्सप्लेन कर देना है बस, द वाटर इज सो कोल्ड दैट वी कैन नॉट बाथ या बियर इट। क्लियर, दूसरा सेंटेंस देखो, ही वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, यानी मेरे लिए वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि आप उसका सामना नहीं कर सकते हैं। क्लियर, तो ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग। क्लियर, ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट, फॉर को हटाएंगे कितने लगाएंगे, दैट, और ये मी जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है यहां क्या बन जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। आई ये पास्ट टेंस में है तो इसके अनुसार क्या कर देंगे, कुड। आई कुड नॉट फेस, फेस होना चाहिए। ये किसकी बात कर रहा है, ही, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट फेस हिम। ये भी आपको ध्यान रखना हुआ है कि हमें क्या यूज कर रहे हैं, किसके लिए क्या यूज कर रहे हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें उसका टू को हटा करके बिना अर्थ परिवर्तन के लिए हमको शो और दैट का यूज करना होता है। क्लियर, आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। ना समझ आया तो आप पॉज करके रोक के फिर से एक बार पूरा जो इसके सेंटेंस है उसको देख सकते हैं। टाइप 4 की ओर चलते हैं। टाइप 4 लास्ट टाइप है आपका, यदि सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टू के बाद सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज हो। क्लियर, ऐसे सेंटेंस हो गए तो उन्हें कैसे आप हटाएंगे बिना अर्थ को चेंज किए हुए। तो क्या करते हैं, टू को हटाने के लिए सबसे पहले जो भी आपका सब्जेक्ट हो और जो हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में है उसको वैसे ही लिखते हैं। फिर टू को हटा करके हम जो एडजेक्टिव होगी उसकी कंपैरेटिव फॉर्म को लिखते हैं। क्लियर, आपने अगर
डिग्री ऑफ कंपैरिजन चैप्टर जो भी हमने वीडियो अपलोड किया है, अगर ना देखी हो तो आप देख सकते हैं। उसमें कंपैरेटिव फॉर्म के बारे में समझाया गया कि वो कंपैरेटिव फॉर्म कैसे होता है और उसके बाद क्या आता है। क्लियर। तो कंपैरेटिव जब एडजेक्टिव लिखेंगे उसके जस्ट बाद हम दैन का यूज करते हैं, तो इसके बाद दैन का यूज है। उस दैन के बाद जो उपयुक्त प्रोनाउन होगा और टेंस के अनुसार हमें अर्थ को स्पष्ट करते हुए शुड बी या इट इज प्रॉपर या पास्ट में इट वाज प्रॉपर का यूज करते हैं। क्लियर। जैसे आप ये सेंटेंस देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर 2 एग्जांपल्स हैं। ही इज टू सॉफ्ट, यानी यह बहुत ज्यादा मुलायम है। इसका मतलब ये हुआ बहुत ज्यादा मुलायम का मतलब जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा मुलायम है। क्लियर। यानी जो टू यूज किया गया वो बहुत ज्यादा दिखाने के लिए कि ही इट इज टू सॉफ्ट, यानी यह बहुत ज्यादा मुलायम है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। तो इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जैसे आप स्ट्रक्चर बता रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमको लिखना है, तो सबसे पहले इट, उसके बाद जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसी में लिख लेंगे इट इज। अब ये देखिए सॉफ्ट है, एडजेक्टिव आपकी सॉफ्ट है, मुलायम। इसको कंपैरेटिव में करें क्या हो जाएगा, मोर सॉफ्ट। इट इज मोर सॉफ्ट देन इट शुड बी। क्लियर। ये हो सकता है इट इज मोर सॉफ्ट देन इट शुड बी, यानी जितना उसको होना चाहिए उससे ज्यादा ये आपको क्या है, सॉफ्ट है। या फिर इसके बाद देन के तुरंत बाद आप क्या कर सकते हैं, इट इज प्रॉपर। दोनों में से आपका कोई भी करते हैं, दोनों सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। यानी आप चाहे तो कर सकते हैं इट इज मोर सॉफ्ट देन इट शुड बी या इट इज प्रॉपर। क्लियर। दूसरा सेंटेंस आपके सामने जो है, ही रन्स टू स्लोली, इसका क्या हो जाएगा, ही रन्स। क्लियर। ही रन्स मोर स्लो। देन अब ही है, ही शुड बी। देन क्योंकि आपका प्रोनाउन जो लिखोगे ही शुड बी, ये जितना उसको होना चाहिए उससे भी ज्यादा स्लो है, कछुआ जैसा। ही शुड बी। क्लियर। या फिर इट इज प्रॉपर कर दो, दैट सॉरी देन ही होना चाहिए, देन इसी देन के बाद इट इज प्रॉपर कर दो, या फिर कोई प्रीपोजिशन सिर्फ देन ही लगे, इट ही लगेगा, देन इट इज प्रॉपर। इट इज प्रॉपर। क्लियर है ना, एकदम सिंपल सा। अगर सिर्फ एडजेक्टिव टू के बाद सिर्फ कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो हमको वहां पर उस एडजेक्टिव को हटाते समय, टू को हटाते समय उस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में करना है। बाकी फिर जैसे आप करते हो वैसे करते चलना है। और भी एग्जांपल आपको देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। आपके सामने 2 एग्जांपल हैं, आप देखिए ध्यान से। द मिल्क वॉज टू हॉट, दूध बहुत ही गर्म था। सी ईट्स टू मच, वह बहुत ज्यादा खाती है। तो इसमें देखिए सिर्फ क्या है, टू के बाद ही बस एडजेक्टिव है और कुछ है नहीं। तो इसको जब चेंज करना होगा, हमें हटाना होगा टू को और अर्थ भी स्पष्ट रहे, वही रहे। तो क्या करेंगे, द मिल्क वॉज, ये हॉट है, इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, हॉटर। हॉटर के बाद देन लगाओगे, देन इट वॉज प्रॉपर। क्लियर। क्या हो जाएगा, वह जितना दूध इतना गर्म था जितना उसको नहीं, मतलब जितना उसको होना चाहिए था उससे भी ज्यादा दूध क्या था, गर्म था। क्लियर। सी ईट्स टू मच, ये प्रेजेंट में है, सी ईट्स मोर। मच का क्या होता है कंपैरेटिव, मोर होता है, मोर देन शी शुड बी, या इट इज प्रॉपर। क्लियर। ऐसे ही आपको सेंटेंस को, आपको 4 टाइप हमने बताया, इससे आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम चारों टाइप से एक एक क्वेश्चन देते हैं, आप इन्हें आराम से हल कीजिए। क्लियर। यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन जो आपने अभी तक 4 टाइप पढ़ा, क्लियर, टू और टू वाला, ठीक, उसके बाद टू प्लस एडजेक्टिव वाला, फिर टू प्लस फॉर के साथ कोई प्रोनाउन आता है, कोई नाउन आता है, ये सभी 4 टाइप आपने अच्छे से पढ़ लिया। आशा करता हूँ आपको
अच्छी से समझ में भी आ गया होगा, और यदि समझ में आया है तो आप अपने आप को एक बार जांच लें कि आपने वाकई में कितना अच्छा समझा है। तो यहाँ आपके स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें सॉल्व कीजिए और जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हम देख सकें कि आपने वाकई में कितना अच्छे से पढ़ लिया है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिल सकें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो ये सब जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।